नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाटा डिक्शनरी। तो कहते हैं कि डाटा डिक्शनरी क्या होता है। डाटा डिक्शनरी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरी ऑफ डाटा अबाउट डाटा, यानी कि इसके अंदर आपके इंफॉर्मेशन होती है, आपके सारे कलेक्शन होता है डाटा का। ये एक रिपोजिटरी है, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट डाटा है। डाटा डिक्शनरी में आपके क्या होता है कि जो भी आपके डाटा एलिमेंट्स हो गए, जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स हो गए, उनका आपस में जो भी रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप, या उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी डाटा डिक्शनरी डिस्क्राइब करती है और डिफाइन करती है किसी सिस्टम के। ठीक है, तो यानी कि आपको किसी भी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका कलेक्शन, उसका हाउस, रिपोजिटरी कहाँ क्या कहलाता है, आपका डाटा डिक्शनरी। इट हेल्प्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, कि डाटा डिक्शनरी की हेल्प से आपके ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन गोल्स है। सबसे पहला स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑल टर्म्स इन अ सिस्टम, कि वो क्या करते हैं, जितनी भी डाटा की जो भी डेफिनेशंस होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करता है। ईजी क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन सब सिस्टम प्रोग्राम्स एंड मॉड्यूल्स, आपके सब सिस्टम प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स के बीच में ईजी आपका क्रॉस रेफरेंसिंग है, यानी कि आप सिस्टम से रेफ़र करके प्रोग्रामिंग पे जा सकते हो, प्रोग्राम्स का रेफरेंस आप मॉड्यूल से ईजिली ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंपलर प्रोग्राम मेंटेनेंस, इसमें जो प्रोग्राम मेंटेनेंस है वो भी सिंपलर है। अब आपकी कुछ छोटी छोटी टर्म्स आते हैं। सबसे पहले डाटा एलिमेंट। तो डाटा एलिमेंट क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट हैज़ सम मीनिंग। ये डाटा एलिमेंट आपके डाटा की सबसे छोटी यूनिट होती है जो फर्दर आप डिकम्पोज यानी कि ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि आपका एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, आईडी को आप कैसे ब्रेक करोगे, एज ऑफ द एम्प्लॉय है, एज ऑफ द एम्प्लॉय भी नहीं ब्रेक कर सकते। क्वांटिटी, जैसे कि आपने क्वांटिटी 12 मंगाई है तो 12 को थोड़ी ना आगे ब्रेक कर दोगे 1 2, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका डाटा एलिमेंट। जैसे आप एज है 76 है, अगर एज तो 76 ही रहेगी। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो आप ब्रेक कर सकते हो, मंथ में, ईयर में और डे में, है ना। तो वो आपकी डाटा एलिमेंट नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट दैट डिस्क्राइब अ यूनिट, तो वो कहलाता है आपका डाटा स्ट्रक्चर। जैसे बुक डिटेल्स हो गया तो उसमें आपके बुक से रिलेटेड सारे डाटा एलिमेंट होंगे, बुक की सारी डिटेल हो गई, जैसे टाइटल हो गया, प्राइस हो गया, ISBN नंबर हो गया, पब्लिशर का नेम, एड्रेस। तो ये कहलाता है डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ डाटा एलिमेंट्स टू फॉर्म अ यूनिट, ये इज कॉल्ड एज डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है डाटा फ्लो एंड डाटा स्टोर। तो कहते हैं कि जो आपके डाटा फ्लो है ये क्या बताते हैं, आपका डाटा की डायरेक्शंस बताते हैं, डाटा की स्टोर्स बताते हैं कि कैसे आपका डाटा फ्लो हो रहा है। तो डाटा फ्लो और डाटा स्ट्रक्चर इन मोशन, की जो भी आपका डाटा फ्लो है, इनपुट है, आउटपुट है, और डाटा स्टोर्स यानी कि डाटा का वेयर हाउस जहाँ पे डाटा आपका कलेक्ट है। ठीक है, तो डाटा स्टोर्स और डाटा स्ट्रक्चर्स एट रेस्ट। तो ये क्या होते हैं, आपके डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स मैंने बताया था, कलेक्शन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ डाटा एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपका कहते हैं जो डाटा स्टोर है उसमें आपकी फाइल होंगे, डाटाबेस होंगी, डाटा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। तो इन्होंने डायग्राम की हेल्प से बताया, डाटा एलिमेंट है, इससे डाटा स्ट्रक्चर बना, डाटा स्ट्रक्चर में डाटा स्टोर आ जाते हैं और डाटा फ्लो आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डाटा फ्लो डिस्क्रिप्शन। तो वो कहते हैं कि डाटा फ्लो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, द इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड फॉर ईच डाटा मे बी समराइज्ड यूजिंग अ फॉर्म कंटेनिंग द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। डाटा फ्लो डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाटा फ्लो में ली है, कलेक्ट करी है, वो आप एक फॉर्म की हेल्प से, जैसे फॉर्म होता है ना, जैसे नेम, क्लास, ईयर, आपकी जेंडर, ये सब होता है, फादर्स नेम। तो ऐसे कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपके डाटा फ्लो की, हम उसको समराइज़ करके एक फॉर्म भी बना सकते हैं जिसमें फ्लोइंग आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। आपका आईडी नंबर क्या है, ऑप्शनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका यूनिक नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा फ्लो, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, टाइप ऑफ डाटा फ्लो क्या है। जैसे इस डायग्राम में देखो, नेम क्या है डाटा स्ट्रक्चर का, कितना वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम है, कौन सा एरिया फर्दर कमेंटेड है। तो देखो ये डाटा फ्लो डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें आईडी हो गया, नेम हो गया कस्टमर का, डिस्क्रिप्शन हो गया, सोर्स, डेस्टिनेशन। तो हमने ये फॉर्म बना दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग डाटा स्ट्रक्चर। तो वो कहते हैं कि जो भी आपके डाटा स्ट्रक्चर है वो हम अलजेब्रिक नोटेशन की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं। और जो आपकी अलजेब्रिक नोटेशंस हैं वो क्या सिंबल यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू का इक्विवेलेंट, प्लस का एंड, ये आइदर और, ऑप्शनल एंट्री, या फिर आपके करली ब्रैकेट्स कहलाते हैं, एंगल ब्रैकेट्स कहलाते हैं आपके, रिपीटेटिव एंट्री और हाइड्रेशन ऑफ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, दिखाया हुआ है, ये फॉर्म बनाया हुआ है हमने। तो ये आपको किसका एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, डाटा स्ट्रक्चर का। जैसे हमने लिखा है कस्टमर ऑर्डर इज इक्विवेलेंट टू कस्टमर नंबर, प्लस का मतलब एंड, कस्टमर नेम एंड एड्रेस एंड, ऐसे करके। ठीक है, प्लस लगाया हुआ है, एंड साइन दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है आपका डाटा एलिमेंट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट कहता है ईच डाटा एलिमेंट शुड बी डिफाइंड वंस इन अ डाटा डिक्शनरी सच एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5.1। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली इंक्लूडेड ऑन द एलिमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर्म आर फॉलोइंग। देखो आपको मैंने बताया जो ये डाटा एलिमेंट डिस्क्रिप्शन या डाटा फ्लो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको एक फॉर्म बनाना होता है, ठीक है, जिसमें आपके पर्टिकुलर आईडी नंबर, नेम, आपके डाटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, सब कुछ। कमेंट के लिए भी आप स्पेस छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट कहता है डाटा एलिमेंट डिस्क्रिप्शन। तो कहता है कि जब भी आप डाटा डिक्शनरी में हर एक डाटा एलिमेंट को डिस्क्राइब करोगे ना, डिफाइन करोगे, तो वो एक ही बार होना चाहिए। बार बार करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा डाटा का, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, जैसे कि आपकी एलिमेंट आईडी हो गया, नेम ऑफ, देखो आईडी हो गया, नेम ऑफ द एलिमेंट हो गया, नेक्स्ट अलाइस कि आप कोई और उसकी जगह पे बिहाफ पे नेम दे सकते हो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट हो गया। उसके बाद वेदर, ये एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वेदर द एलिमेंट इज़ बेस और ड्राइव्ड, ठीक है, लेंथ कितनी है, इनपुट फॉर्मेट कितना है, एड्रेस, सिटी, कस्टमर नेम, ये सब आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे अपने फॉर्म में। देखो इस तरीके से डाटा एलिमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर्म प्रिपेयर होता है, जिसमें आप लेंथ ऑफ एलिमेंट देते हो, ठीक है, टाइप ऑफ डाटा देते हो, न्यूमेरिक है, डेट है, अल्फ़ाबेटिक है, इनपुट आउटपुट फॉर्मेट बताते हो, ठीक। उसके बाद जैसे आपके कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसमें x8 लिखा है तो यानी कि x क्या है आपका 8 टाइम, x9 मतलब आपका 9 टाइम, ठीक है। फिर वैलिडेशन क्राइटेरिया बताते हो कि जो भी आपने डाटा कैप्चर किया है सिस्टम के लिए वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू है या उसकी रेंज है, रेंज ऑफ द वैल्यूज़ है कि इस विद इन द दिस रेंज। उसके बाद कहता है एलिमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताते हो आप, और लास्ट में आप एडिशनल कमेंट देते हो, रिमार्क देते हो कि अगर कोई चाहे यूज़र या कस्टमर तो वो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डाटा स्टोर डिस्क्रिप्शन। तो कहते हैं डाटा स्टोर डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो भी आपके बेस एलिमेंट है सारे आपके सिस्टम के अंदर स्टोर होते हैं। डिराइव्ड एलिमेंट जैसे कि आपका एम्प्लॉय ग्रोस पे हो गया, वो भी आपके सिस्टम के अंदर स्टोर होते हैं, यानी कि बेस एलिमेंट भी और डिराइव्ड एलिमेंट भी। तो कहते हैं कि जो आपके डाटा स्टोर्स है ना, दैट आर क्रिएटेड फॉर ईच डाटा एंटिटी बीइंग स्टोर्ड। जो भी हम डाटा स्टोर क्रिएट करते हैं अलग अलग डाटा के एंटिटी के लिए, वो भी हम सिस्टम में स्टोर करते हैं। दैट इज़ व्हेन डाटा फ्लो बेस एलिमेंट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चरल रिकॉर्ड। ए डाटा स्टोर इज क्रिएटेड फॉर यूनिक स्ट्रक्चरल रिकॉर्ड। तो कहते हैं कि जब भी आप डाटा फ्लो बेस एलिमेंट को ग्रुप करके आप क्या बनाते हो, एक स्ट्रक्चर बनाते हो, तो हर स्ट्रक्चर का अपना एक यूनिक डाटा स्टोर होता है, ठीक है। यूनिक स्ट्रक्चरल रिकॉर्ड का सबका अपना डाटा स्टोर होगा। तो ये इन्होंने पीछे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे आपको डाटा स्टोर डिस्क्रिप्शन फॉर्म बनाना है, वही सेम। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, डाटा स्टोर आईडी दोगे, डाटा स्टोर का नेम दोगे, अलाइस फाइल नेम दोगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोगे, फिर बताओगे फाइल टाइप कैसी है, मैनुअल है, कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है, फाइल फॉर्मेट बताओगे, मैक्सिमम और एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताओगे फाइल का, और उसके बाद फाइल नेम का डेट सेट भी करोगे। डाटा सेट नेम स्पेसिफाइज द फाइल, तो डाटा सेट का नाम भी बताओगे जो उस फाइल को बताता हो, ठीक है, स्पेसिफाई करता है। जैसे आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, वही रिकॉर्ड साइज बताओगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, डाटा सेट नेम बताओगे, सेकेंडरी प्राइमरी की बताओगे, और लास्ट में आप कमेंट के लिए छोड़ दोगे, स्पेस छोड़ दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डाटा स्टोर डिस्क्रिप्शन फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस। तो एडवांटेज क्या होता है इसका, सबसे पहला कि इसकी हेल्प से हम डिफरेंट एलिमेंट को, उसके टर्म को, प्रोसीजर को इजीली समझ सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद इट इज़ वैल्यूएबल रेफरेंस फॉर डिज़ाइनिंग द सिस्टम। इट इज़ यूज टू बिल्ड द डाटाबेस एंड राइट प्रोग्राम ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज। कि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा आपके डाटाबेस को बनाने में और जो भी आप प्रोग्राम राइट कर रहे हो ना डिज़ाइनिंग फेज में, उसमें बहुत ही यूज़फुल होता है, डिज़ाइनिंग में बहुत ही यूज़फुल होता है। इसकी हेल्प से एनालिस्ट क्या कर सकता है कि जो भी आपके हर एलिमेंट है, जो भी ईच एलिमेंट है, डाटा एलिमेंट है, डाटा स्ट्रक्चर है, उसकी डिटेल को रिकॉर्ड कर सकता है। कोई भी अगर एरर है तो सिस्टम को डिस्क्राइब करते वक्त वो फाइंड आउट हो सकते हैं इजीली। इसकी हेल्प से डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, और इसकी हेल्प से क्या होता है, इट फैसिलिटेट एनालाइजिंग एंड डिटरमाइनिंग एडिशन एंड मॉडिफिकेशन इन द सिस्टम। कि इसकी हेल्प से ही, आपके डाटा एलिमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर्म की हेल्प से ही, स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, सिस्टम में इजीली मॉडिफाई या कुछ न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो आप कर सकते हो।
लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये फंक्शनल डिटेल प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी टॉप नॉन टेक्निकल यूजर, जैसे जिनको टेक्निकल नॉलेज है वो तो इसको इजीली बना सकते, ड्रॉ कर सकते, समझ भी सकते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो वो कहते हैं आफ्टर defining all the data elements in data structure in the data dictionary, the system analyst begin to describe the process. Process description are the tools for describing the system logic. वो कहते हैं कि जब आपने डाटा एलिमेंट, डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिए डाटा डिक्शनरी के अंदर, अब सिस्टम एनालिस्ट का क्या काम है कि वो प्रोसेस को डिस्क्राइब करे। और प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो पूरे सिस्टम लॉजिक को डिस्क्राइब कर सके कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कैसे इमीडिएट स्टेज पे वर्क कर रहा है, कैसे फाइनल स्टेज पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, पावरफुल टूल है फॉर डिस्क्राइबिंग द सिस्टम लॉजिक, यही सिस्टम का लॉजिक बताते हैं। ठीक है, तो वही है कि क्या लॉजिक लगेगा जब एक प्रोसेस इनपुट डाटा लेगा, सिस्टम को देगा और फिर उससे आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कॉमनली यूज प्रोसेस डिस्क्रिप्शन टूल्स आर। तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए जो कॉमनली यूज या इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं वो क्या हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, फ्लो चार्ट्स, डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल। इन चारों की हेल्प से हम प्रोसेस को इजीली बता सकते हैं, सिस्टम के लॉजिक को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका सूडो कोड, यानी कि आपकी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। सूडो कोड को हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट। इसमें हम सिंपल इंग्लिश का यूज़ करके प्रोसीजर को डिस्क्राइब करते हैं। तो कहते हैं जैसे कि आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, द नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में हम नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बजाय, यानी कि इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, इंग्लिश सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसमें हम नैरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं, यानी एक्टिव पैसिव सेंटेंस यूज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। दिस मैथड डज नॉट शो द डिसीजन रूल्स बट इट स्टेट्स दैम। वो किसी डिसीजन रूल को शो नहीं करता, बस ये उन्हें बताता है। ठीक है, 3 टाइप की बेसिक स्टेटमेंट होती हैं आपकी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। वो क्या है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, डिसीजन स्ट्रक्चर और आइटरेशन स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर मतलब कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है डेट आर कैरिड आउट वन आफ्टर द अनदर, यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से, सीक्वेंस में, सीक्वेंशियल, सीरियली कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होगी वन आफ्टर द अनदर, और ये किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि पहले एक्सेप्ट नेम, पहले नेम आएगा, फिर क्लास आएगी, फिर डिस्प्ले नेम को डिस्प्ले कराओगे, क्लास को डिस्प्ले कराओगे। नेक्स्ट है डिसीजन स्ट्रक्चर। डिसीजन स्ट्रक्चर मतलब कि जो क्या करती हैं, जब आपको क्या करना हो, वन और मोर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि वन और मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस को आपको कैरिड आउट करना हो, एग्जीक्यूट करवाना हो, और वो क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं आपकी किसी कंडीशन पे, तो वो क्या कहलाती है आपकी डिसीजन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट होती है कि अगर उसकी सैलरी, देखो एग्जाम्पल से समझो, अगर उसकी सैलरी 1000 से ज़्यादा है, बेसिक सैलरी उसकी 1000 से ज़्यादा है, तो उसका हाउस रेंट कितना लगेगा, 800। अगर 1000 से कम है तो कितना लगेगा, 500। एल्स का मतलब क्या हुआ, अगर इससे ज़्यादा है तो 800, अदरवाइज उसकी 500। तो ये डिसीजन हो गया ना, कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट शो होगी, फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये एंड हो जाएगा, एंडिंग। नेक्स्ट है आइट्रेशन स्ट्रक्चर। आइट्रेशन मतलब लूपिंग। जब आपको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करानी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, आपकी आइट्रेशन स्ट्रक्चर, यानी कि दे इंक्लूड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिपीटेड। वो तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक आपकी वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी, शो होती रहेगी। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप उस लूप से, स्ट्रक्चर से बाहर आ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया डू, वाइल एंड डू, ये सब क्या होते हैं आपके रिपीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के एग्जाम्पल। ये आइट्रेशन स्ट्रक्चर होते हैं, आइट्रेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आपका क्या आ गया, आंसर इज इक्वल टू वाई, डू वाइल आंसर इज इक्वल टू वाई, एक्सेप्ट क्लास, एक्सेप्ट नेम, डिस्प्ले कंटिन्यू वाई बाई एन, एक्सेप्ट आंसर एंड डू। तो कहते हैं कि आंसर आपका वाई है, तो जब तक आंसर वाई रहेगा तो आप क्लास का नेम एक्सेप्ट, क्लास एक्सेप्ट करोगे, उसका नेम एक्सेप्ट करोगे और डिस्प्ले कराते रहोगे। जैसे ही आपका वाई बाई एन हो जाए तो एक्सेप्ट आंसर, यानी कि अगर आपका एन हो जाए तो आप क्या एक्सेप्ट कराओगे, आंसर, और
ख़त्म कर दोगे। ठीक है, उसके बाद कहता है नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सूडो कोड। सूडो कोड का यूज़ करने का क्या है एडवांटेज है कि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है, इसकी हेल्प से आप अपने प्रोसीजर को इजीली कॉन्साइज वे में समराइज कर सकते हो और फर्दर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अगर वो कहता है कि जो आपकी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है वो क्या होती है, उसके हेल्प से आपके जो भी रूल्स होते हैं या जो भी सेट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, वो क्लियरली डिफाइन होते हैं और बहुत ही शॉर्ट में कॉन्साइजली आप उन्हें समझा सकते हो। ठीक है, उसके साथ वो कहता है कि जो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की हेल्प से रिव्यू करना या किसी की मिस्टेक बताना, एक दूसरे पर्सन से कुछ भी आंसर पूछना, ये सब क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, तो मतलब कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे पर्सन को बोल सकते हो कि रिव्यू करो इस पूरे सिस्टम का, तो उससे क्या होगा, जो भी आपकी मिस्टेक है किसी डिसीजन प्रोसेस के टाइम में वो भी इजीली बाहर फाइंड आउट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ steps to be performed by the computer in order to produce the solution of a given problem। यानी कि फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने का। जैसे एल्गोरिथम होता है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो वही ग्राफिकल चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल यानी कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, जो भी आपके स्टेप्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर होगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। और किसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने में जो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप यूज़ होंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका पिक्चोरियल डायग्रामेट्रिकली जो डायग्राम के हेल्प से आप रिप्रेजेंट करोगे, वो क्या कहलाता है आपका फ्लो चार्ट। और ये किसकी हेल्प से परफॉर्म होता है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हैंस शॉर्ट में क्या कहोगे, एक लाइन में, फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। मैंने बताया एल्गोरिथम में वही आपके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो किसी एल्गोरिथम का ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपका फ्लो चार्ट दो टाइप का होता है, सिस्टम फ्लो चार्ट और प्रोग्राम फ्लो चार्ट। तो सिस्टम फ्लो चार्ट मतलब कि ये वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, डाटा फ्लो का, डाटा प्रोसेसिंग स्टेप्स का, जो कि सिर्फ सिस्टम के बारे में बताते हैं। यानी कि एक कंप्लीट सिस्टम का डाटा फ्लो और उसके प्रोसेसिंग स्टेप्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाते हैं आपके सिस्टम फ्लो चार्ट। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो एनालिस्ट होते हैं वो सिस्टम पे को ही फोकस में रखते हैं, और इसमें आप क्या बताते हो, डिज़ाइनिंग बताते हो किसी भी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसी भी प्रोग्राम में, वो आप किसकी हेल्प से दिखाते हो, प्रोग्राम फ्लो चार्ट की हेल्प से। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगाते हो, ठीक है, प्रोग्राम की कोडिंग करते हो, तो प्रोग्राम फ्लो चार्ट की हेल्प से आप वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हो। तो दो फ्लो चार्ट होंगे, एक में सिस्टम का डिज़ाइन करोगे और एक में प्रोग्राम का ड्रॉ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं लेवल ऑफ फ्लो चार्ट। टू टाइप के लेवल होते हैं फ्लो चार्ट के, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब कि जो आपको किसी भी प्रोग्राम के मेन सेगमेंट, मेन पार्ट्स दिखाए, और जो क्या दिखाए आपको, यानी कि ए फ्लो चार्ट विच आउटलाइंस द मेन सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, जो किसी भी प्रोग्राम का सिर्फ आपको मेन पार्ट बताता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता है और सिर्फ मेन सेगमेंट दिखाता है। तो इसका मतलब क्या दे रहा है, वो किसी भी सिस्टम की आपको लेस डिटेल दे रहा है। मेन सेगमेंट बताएगा, बाकी सेगमेंट उसने हाइड कर लिए, तो कहता है कि इसकी हेल्प से आपको लेस डिटेल मिलती है, वो कहलाता है आपका मैक्रो फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है माइक्रो फ्लो चार्ट। माइक्रो में क्या होता है, किसी भी पार्ट की आपको मोर डिटेल्स, यानी कि मोर डिटेलिंग वे में जो आपको फ्लो चार्ट इंफॉर्मेशन देता है, वो आपका कहलाता है माइक्रो फ्लो चार्ट और डिटेल फ्लो चार्ट, यानी कि इसमें आपके पास डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अब इसके कुछ सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट बनाते टाइम, जैसे टर्मिनल सिंबल्स हैं, ठीक है, ये आपके बिगिन को और एंड को यूज़ करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट सिंबल, जैसे कि अगर आपको इनपुट कराना है तो आप ऐसे शेप बनाओगे, रीड ABC या फिर राइट रिजल्ट। कंप्यूटेशन और प्रोसेस सिंबल, इसमें क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में आता है। कंप्यूटेशन जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, जैसे फॉर्मूला लगा रखा है
D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, यानी कि जहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग होगी, कैलकुलेशन होगी, वो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाओगे। फ्लो लाइन है इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, लेफ्ट राइट, ठीक है। डिसीजन सिंबल, यहाँ से आपको डिसीजन लेने हैं तो ये डायमंड शेप का होता है, तो इसमें ना अल्टरनेटिव एक्शंस ले सकते हो। यहाँ से इनपुट आई, यहाँ से आउटपुट आई, आउटपुट यहाँ से भी जा रही है। अगर ये कंडीशन i इज इक्वल टू 10 इज ट्रू हो गई, येस है, तो आउटपुट आपका ऐसे आएगा, नो है तो फर्दर एक्शन लोगे। नेक्स्ट है कनेक्शन सिंबल, ये आप सर्कल की फॉर्म में दिखाते हो कि किसी दो एंटिटी को या फ्लो लाइंस हो गई, इन्हें कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्शन सिंबल्स यूज़ करते हो। अब नेक्स्ट क्या है, सब प्रोसीजर सिंबल, यानी कि आपको प्रोसीजर के अंदर सब प्रोसीजर बनाना है, तो आप क्या बनाओगे, एक डबल लाइन रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, उसमें एक लाइन और बना दोगे और फिर प्रोसीजर बताओगे, जैसे फैक्टोरियल का बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट की हेल्प से आपकी जो लॉजिक है, जो भी टेक्निक है, वो आप इजीली पेपर पे बना सकते हो और इजीली समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटर कम्युनिकेशन, ये एक गुड मीडियम है आपके इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का। एक प्रोग्रामर इजीली इससे समझ सकता है और दूसरे यूज़र को भी समझा सकता है। इजी टू डीबग, यानी कि अगर आप फ्लो चार्ट की हेल्प से कोई भी प्रोग्राम का सॉल्यूशन बनाओगे और कहीं भी एरर आ रहा है तो आप इजीली किसी भी स्टेप पे उसको फाइंड आउट कर सकते हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर आपने एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाया तो उसकी हेल्प से एक बहुत अच्छा फाइल प्रिपेयर हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ईजी और एक्यूरेट हो सकती है। एफिशिएंट कोडिंग, कि फ्लो चार्ट का यूज़ करके प्रोग्रामर इजीली स्टेप समझ जाता है और फिर उससे रिलेट करते हुए एक प्रोग्राम बना सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो फ्लो चार्ट होता है वो एरर फ्री होता है और डेवलप हो जाता है, जल्दी से बन जाता है और उसकी हेल्प से फिर आप कोडिंग बना सकते हो, अपना प्रोग्राम कोड तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, की इसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश का यूज़ होता है, तो इसलिए ये क्या है, आत्मनिर्भर है, यानी कि किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ना सी की, ना C++, जावा, किसी की भी नहीं पड़ती, ठीक है। सिंपली ये क्या करता है, किसी प्रॉब्लम का आपको लॉजिक शो करता है। नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ अ फ्लो चार्ट, क्या फ्लो चार्ट के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। कई बार अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो जब फ्लो चार्ट उसकी ड्राइंग करोगे, जब उसका फ्लो चार्ट डायग्रामेट्रिकली बनाओगे तो वो बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। दूसरा, जो भी आपने फ्लो चार्ट बनाया है वो एकदम नीट और अनक्लस्टर्ड, यानी कि जो भी उसका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसे होच पोच नहीं होनी चाहिए और उसके जो भी लॉजिक है वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कहता है कि कई बार अगर फ्लो चार्ट गलत बन जाता है किसी भी स्टेप पे, इनपुट आउटपुट में या डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो जब आप उसको ठीक करते हो तो दोबारा से आपको रीड्रॉ करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फ्लो चार्ट में क्या होता है, इट इज़ जनरली नॉट इजी टू ट्रेस बैक फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्शन टू द सेट ऑफ कंडीशन दैट गेव राइज टू, यानी कि अगर आपने कोई कंडीशन दी है तो कई बार जब आप कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट, बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनाते हो ना, तो किसी स्टेप से पर्टिकुलरली वापस जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एग्जाम्पल, तो देखो एग्जाम्पल समझो, उससे आप बहुत इजीली समझ पाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो आप कोई भी एक लर्न कर लेना। मैंने ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 गिवन नंबर, 2 गिवन नंबर हैं, उसमें से आपको लार्जर बताना है। तो पहले आपने स्टार्ट का सिंबल लिया, 2 सिंबल लिए, रीड एक्स और वाई, ठीक है, ये आपने इनपुट करवा दिया। अब आप कंडीशन लगाओगे ना, तो कंडीशन वाला आपने लॉजिक लिया है, देखो कंडीशन वाला सिंबल यूज़ किया है, कंडीशन का यही था डिसीजन सिंबल, ठीक है। तो डिसीजन सिंबल आपने यूज़ किया है। इज़ एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है तो क्या एक्स बड़ा है, मान लो एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की 5 है, तो एक्स बड़ा हो गया ना, तो ये क्या बात होगी, ट्रू होगी। अगर ट्रू होगी तो बड़ा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और अगर सपोज करो ये वाली बात फॉल्स हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 10 है, वाई बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बड़ा क्या हो जाएगा आपका वाई, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी बड़ा आएगा वो आपका आउटपुट आ जाएगा, राइट बिग और देन स्टॉप। तो इसकी हेल्प, ये आपने बना दिया फ्लो चार्ट। किसी भी प्रॉब्लम का, आप प्रॉब्लम क्या थी, फाइंड द लार्जर ऑफ 2 गिवन नंबर, 2 गिवन नंबर का आपको लार्जर फाइंड करना है, दो नंबर में से कौन सा बड़ा है। तो ये प्रॉब्लम थी, ये उसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन आपने कैसे दिया, इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अगर ये नीट एंड क्लियर और सही बना हुआ है तो इसकी हेल्प से फिर कोडिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब समझ गए, तो बहुत ही सिंपल है फ्लो चार्ट, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी
आपके उसमें किया था, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड MS ऑफिस में भी मैंने आपको फ्लो चार्ट करवाया था, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल जो है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो। ये आपका हाउस रेंट का दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस का, HRA का। नेक्स्ट है डिसीजन ट्री, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।